नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने किसानों को जागरूक करने और उनकी उपज को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। इन सुझावों को अपनाकर किसान अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। उर्द और मूंग की फसल को गर्मी के असर से बचाने और दानों का भराव और आकार बढ़ाने के लिए 1% पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम सल्फेट का इस्तेमाल करें। किसान भाई डीजल इंजन की समुचित देखभाल के लिए हर 200 से 250 घंटे चलने के बाद मोबिल को बदल दें। किसान अपनी फसल का बीमा जरूर कराएं ताकि प्राकृतिक आपदा और प्रतिकूल मौसम के कारण उपज में कमी की भरपाई बीमा द्वारा की जा सके। सरकार इसके प्रीमियम में सहायता भी देती है। इसके लिए किसान अपने नजदीक के बैंक या कृषि सहकारी समिति में संपर्क कर सकते हैं। बुआई से पहले बीजों की अंकुरण क्षमता जांच लें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वो फसलों के अवशेषों को ना जलाएं, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरकता कम होने के साथ साथ वातावरण भी प्रदूषित होता है। फसलों के अवशेषों को भूमि में ही मिला दें, जिससे भूमि की उर्वरकता और जल धारण क्षमता और उपज भी बढ़ेगी। किसान भाइयों, बाजरा खरीफ की एक प्रमुख फसल है, इसलिए इसे कड़ुआ और तुलासिता रोग से बचाना जरूरी है। कड़ुआ रोग से बचाव के लिए थीरम 75% 2.5 ग्राम या कोर्बोक्सिन 37.5 और थीरम 37.5 की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम की दर से डालें। तुलासिता रोग से बाजरे की फसल को बचाने के लिए थीरम 75% 2.5 ग्राम या कार्बेंडाजिम 50% 2 ग्राम या फिर मेटालॉक्सिल 35% की 6 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम की दर से डालें। बाजरे के साथ साथ ज्वार में भी कड़ुआ और तुलासिता रोग नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इसे भी कड़ुआ और तुलासिता रोग से बचाना जरूरी है। कड़ुआ रोग से बचाव के लिए थीरम 75% 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से डालें। तुलासिता रोग से ज्वार की फसल को बचाने के लिए थीरम 75% 2.5 ग्राम या कार्बेंडाजिम 50% 2 ग्राम या फिर मेटालॉक्सिल 35% की 6 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम की दर से डालें। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट यानी नैप का गठन कृषि क्षेत्र में नए संशोधन के लिए किया गया है। इसके द्वारा विकसित कृषि संबंधी करीब 30 नई तकनीकों को जल्द ही कृषि क्षेत्र में लाया जाएगा। नैप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक इकाई है। इसका गठन वर्ल्ड बैंक की मदद से किया गया था। कृषि क्षेत्र में नई रिसर्च के लिए नैप को जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट पर $25 करोड़ खर्च किए गए हैं, जिसमें से विश्व बैंक द्वारा $20 करोड़ दिए गए हैं और शेष राशि भारत सरकार ने दी है। नैप ने अपने 7 साल के कार्यकाल में कई नई तकनीकों को विकसित किया है। नैप द्वारा विकसित तकरीबन 300 में से 80 तकनीकों का लाभ कृषि क्षेत्र में लिया जा रहा है। इसके अलावा अब जल्दी ही नई तकनीकों को किसानों और उद्यमियों के लिए लाया जा रहा है। केंद्र सरकार अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तर्ज पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई योजना शुरू करेगी, ताकि देश के सभी किसानों को विशेष लाभ मिल सके। इससे अधिक खेती योग्य जमीन की सिंचाई संभव हो सकेगी। कृषि विभाग के अनुसार इसी तरह से किसानों की आय को संरक्षित करने के लिए एक बीमा योजना भी शुरू की जाएगी, जिसमें बीमा योजना को किसानों की 5 से 7 साल की औसत आय की गणना के बाद पेश किया जाएगा। इस योजना में प्रीमियम का बोझ केंद्र सरकार वहन करेगी। इसका उद्देश्य किसानों की आय सुनिश्चित करना है। कृषि विभाग ने कहा है कि किसानों की कृषि में रुचि तभी बनी रहेगी जब उनका निवेश सुरक्षित होगा। हालांकि विभाग ने दोनों योजनाओं को पेश करने की कोई समय सीमा अभी नहीं बताई है। इसके अलावा जीएम फसलों पर कृषि विभाग का कहना है कि इनका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब यह बेहद जरूरी होगा। बदलते मौसम को लेकर न केवल मौसम वैज्ञानिक चिंतित हैं, बल्कि कृषि वैज्ञानिक भी इससे परेशान हैं। खराब मौसम में फसल का उत्पादन बेहतर करना और मौसम के दुष्प्रभाव को कृषि में कम करने के लिए देश भर के कृषि और मौसम वैज्ञानिक विश्वविद्यालय में आगामी जुलाई में एकत्रित होने जा रहे हैं। इसके लिए 12 जुलाई को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय पहली बार इस तरह का आयोजन करने जा रहा है, जो कृषि और मौसम दोनों पर केंद्रित है।
राष्ट्रीय सेमिनार की तर्ज पर होने जा रही इस बैठक में मौसम और कृषि के एक्सपर्ट को आमंत्रित किया जाएगा। इस बैठक में जो निष्कर्ष निकलकर सामने आएंगे उस पर एक किताब प्रकाशित की जाएगी। अगैती सहफसली खेती में मक्का और अरहर की फसल की बुआई जून के पहले पखवाड़े तक कर देनी चाहिए। बीज का शोधन करने के बाद ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। यह अच्छी तरह देख लें कि जो बीज खेत में बोया जा रहा है वह उन्नतशील प्रजाति का है या नहीं। किसान अगर धान की अच्छी पैदावार और बढ़िया मुनाफा चाहते हैं तो धान की पूसा बासमती 6 किस्म की खेती कर सकते हैं। यह उपज क्षमता, सस्य लक्षणों और पकने के गुणों में पूसा 1121 का एक उन्नत प्रारूप है। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भावों की। मंडी भावों में आज सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के औसत भावों की। लखनऊ की मंडी में गेहूं 1490 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 1455 रुपए, मेरठ में 1490 रुपए, इलाहाबाद में 1470 रुपए और वाराणसी की मंडी में गेहूं का औसत भाव 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर चावल के औसत भावों की करें तो लखनऊ की मंडी में चावल 2190 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर की मंडी में 2140 रुपए, मेरठ की मंडी में 2190 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में 2180 रुपए और वाराणसी में चावल का भाव 2175 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चने की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में चना 3120 रुपए, कानपुर में 3190 रुपए, मेरठ में 3030 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में 3100 रुपए और वाराणसी की मंडी में चने का भाव 3120 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में टमाटर पर नजर डालें तो लखनऊ की मंडी में टमाटर का औसत भाव 480 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 660 रुपए, मेरठ की मंडी में 480 रुपए, इलाहाबाद में 570 रुपए और वाराणसी में टमाटर 460 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। इसी तरह सब्जियों में प्याज के औसत भावों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में प्याज 975 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 1060 रुपए, मेरठ की मंडी में 980 रुपए, इलाहाबाद में 950 रुपए और वाराणसी की मंडी में 975 रुपए प्रति क्विंटल प्याज का औसत भाव रहा। बैगन की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में बैगन 580 रुपए, कानपुर की मंडी में 600 रुपए, मेरठ की मंडी में 585 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में 595 रुपए और वाराणसी की मंडी में बैगन का भाव 585 रुपए प्रति क्विंटल रहा। एक नज़र आलू के औसत भावों पर। लखनऊ की मंडी में आलू का भाव 1430 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 1415 रुपए, मेरठ में 1300 रुपए, इलाहाबाद में 1350 रुपए और वाराणसी की मंडी में आलू का भाव 1300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल के एपिसोड में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां और मंडी भाव। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए
देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, हमारे किसान भाई दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं, तो ये चाहते हैं कि उनकी फसल अच्छी हो और उसका उन्हें उचित मूल्य प्राप्त हो। और जब हम उचित मूल्य की बात करते हैं तो बात आती है मंडी परिषद की, क्योंकि मंडी परिषद किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं मंडी परिषद और किसानों के हित। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं मंडी परिषद लखनऊ के उप निदेशक प्रशासन डॉक्टर हिमांशु शेखर त्रिपाठी जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों के हित के लिए मंडी परिषद क्या कर रहा है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मंडी परिषद की स्थापना 1973 में हुई थी। मंडी समितियों की स्थापना इसके पूर्व हो गई थी। मंडी परिषद की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि मंडी समितियों के क्रियाकलापों पर निरीक्षण रखे, ध्यान रखे और उन्हें किसानों को किसी तरह की असुविधा उनके द्वारा हो रही है तो उसे दूर कराएं। इस उद्देश्य से मंडी परिषद की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि किसानों के हितों की रक्षा की जाए, अधिकाधिक मूल्य उनके उत्पाद का दिलवाया जाए, जिससे उनकी दिशा और दशा तय हो सके और आगे अपने क्षेत्र में बढ़ सके। क्योंकि यह भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, कृषि पर यहाँ की 70% जनता आधारित है। जब तक कृषि का ही नहीं, कृषि विपणन का उत्थान नहीं होगा, तब तक यह प्रदेश की प्रगति, देश की प्रगति उतनी नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मंडी परिषद कार्य कर रहा है। किसानों के हितों में व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। आपको ये मैं बता दूं, आपके माध्यम से किसान भाइयों को बता दूं कि किसान भाइयों के लिए यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि आप अपने उत्पाद को ले आइए, मंडी समिति में ले आइए। मंडी समिति तक तो आप अपने साधन से ला सकते हैं, लाएंगे ही। उसके बाद यदि मंडी समिति के भीतर चले गए तो सारी व्यवस्था मंडी समितियों की हो जाती है। सारी व्यवस्था निःशुल्क है। नीलामी चबूतरे उनके बने हुए हैं, नीलामी चबूतरों पर वो माल रख सकते हैं, उसके लिए कोई भी उनको शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। मंडी समिति का सचिव और वहाँ का कर्मचारी, उसका दायित्व होता है कि नीलामी के माध्यम से उस मूल्य उत्पाद का अधिकाधिक मूल्य दिलवा सके। बोली लगवाते हैं और जो अधिक बोली होती है उसे वह दिलवाते हैं। परिणाम यह होता है कि किसान भाई शोषण से बच जाते हैं। नंबर 1 पहला उद्देश्य यह रहा। दूसरा यह रहा कि किसान भाई किसी भी मौसम में अपने उत्पाद को मंडी में ला सके, उत्पाद को मंडी ले आकर के बेच सके। क्योंकि कभी कभी मौसम बिगड़ जा रहा है, गांव से पक्की सड़कें दूरी पर है, तो किसान भाई को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि हम ले जाएं अथवा न ले जाएं। यहाँ के ग्रामीण व्यापारियों को ही हम बेच दें,
तो इस उद्देश्य से कि वहाँ भी एक यह कारण बन सकता है मंडी में न लाने का, तो इसलिए गांवों से मंडियों को जोड़ने के लिए संपर्क मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है। और यह जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि अब तक 18,000 किलोमीटर संपर्क मार्गों का निर्माण कराया जा मंडी चुका है। परिषद के द्वारा कराया मंडी परिषद के द्वारा। इसके बाद भी जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना हम लोगों ने एक नई की है कि गांव का विकास हम लोग 40 लाख रुपए व्यय करके गांव का विकास करते हैं, खड़ंजा कराते हैं, उसमें बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, माने कोई भी गांव पिछड़ा न रहे। और एक वर्ष में 1000 गांव लेने का ये है, अंगीकार करने का है कि हम उसका विकास करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हमारे किसान भाइयों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त ना हो तो वो क्या करें? देखिए, बहुत गंभीर प्रश्न आपने किया और यह समस्या मुझे लगता है कि हर किसान भाई के लिए भी होगी। और हम लोगों ने इस पर चिंतन किया कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि किसान भाई अपने उत्पाद को तो ले गए और ले जाने के बाद उनको पता चला कि मंडी का रेट जो है, दर है, आज कम हो गया, कल ज़्यादा था, आज कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में उनके पास दो विकल्प है, या तो उत्पाद को अपने घर पर ले आवें या कम दाम पर अपना उत्पाद को बेच डालें। इसके लिए समस्या से निजात पाने के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था कर दी कि हर व्यक्ति के पास इस समय मोबाइल है, यह तो सर्वविदित है। तो किसान भाई को एक नंबर दे दिया गया है 12633। इस नंबर पर वो टेलीफोन करेंगे किसी भी और पूछ लेंगे कि इस मंडी में, जिले की मंडियों में इस जिन्स का क्या भाव चल रहा है, उनको ये पता चल जाएगा। जी, और कृषि दर्शन के माध्यम से डॉक्टर साहब हम भी ये प्रयास करते हैं कि किसानों तक मंडी भाव को हम पहुंचाएं जी। तो जैसे मान लीजिए हरदोई में कोई भी गेहूं है तो वहाँ रेट यदि कम है, लखनऊ में रेट ज़्यादा है, तो उससे मोबाइल के माध्यम से उन्हें ये जानकारी हो जाएगी और जानकारी होने के बाद उन्हें तय करने का अवसर मिल जाएगा और जहाँ उन्हें अधिकाधिक मूल्य मिलेगा वहाँ पर ले जाएंगे। एक व्यवस्था और हम लोगों ने कर दिया है कि SMS के माध्यम से इस जिन्सों का दर हम लोग मोबाइल पर देना शुरू कर दिया है। तो अब फ़ोन करने की भी समस्या समाप्त हो रही है, उसको देखे और उसी के हिसाब से वो अपना उत्पाद को ले गए। तो इस प्रकार किसान भाइयों को अधिकाधिक मूल्य मिल सके उत्पाद का, उन्हें शोषण से बचाया जा सके, उनकी दिशा और दशा को बदला जा सके, इसलिए मंडी परिषद निरंतर प्रयासरत है और इस दिशा में आगे कार्य कर रहा है। जी डॉक्टर साहब, मंडी परिषद द्वारा किसानों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जी, तो मुख्य रूप से वो योजनाएं कौन कौन सी हैं जिनसे उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है? देखिए, किसान भाइयों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं। व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना, इसमें होता क्या है कि कभी कभी खेत में कार्य करने से मृत्यु हो जाती है जी, सांप काट दिया जी, तो उसके लिए हम लोगों ने धनराशि को बढ़ा दिया है, अब 2 लाख रुपया कर दिया है मरने की स्थिति पर। और छोटी अंगुली यदि कटी, बड़ी अंगुली कटी, ये कटी, विभिन्न तरह की धनराशि निर्धारित कर दिया गया है। तो इस योजना का नाम है व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना। इसमें किसान भाइयों को कुछ भी नहीं करना होता है, एक सादे पन्ने पर एक प्रार्थना पत्र देना होता है कि इस तरह से घटना घटी है और यह निर्देश प्रसारित किए जा चुके हैं कि 30 दिनों के अंदर निर्धारित धनराशि को उनके मंडी समिति के माध्यम से किसान भाइयों को जो घटना जिसके साथ घटी हुई है उनको हर हालत में उपलब्ध करा ही दिया जाएगा। और 30 दिनों के बाद यदि दावा का निराकरण नहीं हो पाता है तो यहाँ पर निदेशक मंडी परिषद लखनऊ में बैठते हैं, गोमती नगर में, उनके पास लिखें, निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान होगा ही। हमारे किसान भाई जो आम का उत्पादन करते हैं तो इस समय तो आम बिल्कुल तैयार हो गया है लगभग, तो उन्हें विदेशों तक अगर पहुंचाना है, भेजना है, जिससे हमारे किसान भाइयों को अधिक लाभ प्राप्त हो, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी हो, तो यह कैसे संभव हो सकता है? ये कार्यक्रम हमारे यहाँ से संचालित है। आपको प्रसन्नता होगी कि हम लोग आम का निर्यात भी कराते हैं। नवाब ब्रांड के नाम से हम लोगों ने इस आम को प्रमोट किया है। इसमें 3 आम हैं, दशहरी, लंगड़ा और चौसा। तीनों आमों को मिलाकर के ब्रांड नेम दिया गया है नवाब ब्रांड। यदि इसको विदेश में आदमी एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है, तो उसे अनुदान देने की व्यवस्था कर दी गई है, परिवहन भाड़े में सुविधा देने की व्यवस्था कर दी गई है। तो पिछली बार भी काफ़ी एक्सपोर्ट हुआ था, इस बार भी ऑर्डर आ रहे हैं, तो हम लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष
और भी हम निर्यात कर सकेंगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम दस्तक दे सकेंगे। जी, ऐसी भी कुछ सूचनाएं डॉक्टर साहब आ रही थी कि आम का निर्यात इस बार नहीं हो सकता बाहर, ऐसा क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा। हम लोग व्यापक स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, एक्सपोर्टरों को बुलाए गए हैं और ऑर्डर जो आ रहे हैं उसके अनुसार आपूर्ति करने की तैयारी चल रही है। यानी हमारे आम उत्पादक जो किसान भाई हैं वो बिल्कुल चिंतित ना हो। बिल्कुल चिंतित ना हो। देखिए, मैंगो पैक हाउस 2 जगह बनाया गया है, लखनऊ के रहमान खेड़ा और आपके सहारनपुर में। उसमें स्थिति ये होती है कि ग्रेडिंग, पैकिंग, सारी चीज़ों की सिस्टम वाइज व्यवस्था है जो विदेशों में लाई किया जाता है, उसी हिसाब से करते हुए फिर पैकिंग की जाती है और फिर उसका एक्सपोर्ट होता है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खेती किसानी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, तथा न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यह भी सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वायु दिशा पश्चिम से पूर्व तथा गति लगभग 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। वातावरण में अधिकतम आर्द्रता 70% तथा न्यूनतम 33% रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 48 घंटों में प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। किसान भाइयों, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए हरी सब्जियों तथा अन्य फसलों में हल्की सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। इस मौसम में अगैती फूल गोभी की पौधशाला बनाने के लिए सलाह है कि तैयार पौधशाला को कम मोटाई वाली प्लास्टिक से ढककर सूर्य तापीकरण करें। इस प्रक्रिया से जमीन में रहने वाले जीवाणु जो पौधों में रोग का कारण होते हैं नष्ट हो जाएंगे। यह समय टमाटर, हरी मिर्च और बैंगन की पौधशाला बनाने के लिए उपयुक्त है। अतः किसान भाई यह प्रयास करें कि वे कीट अवरोधी नायलॉन की जाली का प्रयोग करें ताकि रोग फैलाने वाले कीटों से फसल को बचाया जा सके। अरहर की बुआई हेतु खेत की तैयारी करें। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। बीजों को बोने से पहले अरहर के लिए उपयुक्त राइजोबियम तथा फास्फोरस में घुलनशील बैक्टीरिया से उपचारित अवश्य कर लें, जिससे अंकुरण तथा उत्पादन में वृद्धि हो सके। अरहर की उन्नत किस्मों में पूसा 2001, पूसा 991, पूसा 992, पारस मानक तथा यूपीएएस 120 आदि हैं। रबी फसलों की कटाई के पश्चात खाली खेतों की गहरी जुताई कर खुला छोड़ दें ताकि सूर्य की तेज धूप से गर्म होने के कारण इसमें छिपे हानिकारक कीटों के अंडे तथा घास के बीज नष्ट हो जाएं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की निगरानी करते रहें। इसके लिए मिथाइल यूजिनोल ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं। फल मक्खी के लक्षण पाए जाने पर इसकी रोकथाम करें। भिंडी की फसल में तुड़ाई के बाद यूरिया 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालें तथा उसके उपरांत सिंचाई करें। साथ ही तापमान का ध्यान रखते हुए माइट, जैसिड और हापर की निरंतर निगरानी करते रहें। नींबू, आम तथा केले की खेती में सिंचाई करते रहें और वृक्षों को लू से बचाने हेतु अवरोधकों का प्रयोग करें। गुलाब की क्यारियों में 1 सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई, निराई तथा गुड़ाई करें और सूखी टहनियों को काटकर हटा दें। इस मौसम में किसान भाई अपने खेतों की मिट्टी की जांच किसी प्रमाणित स्रोत से अवश्य करवाएं और जहां तक संभव हो अपने खेतों को समतल करें तथा मानसून आने से पहले मेड़ों को मजबूत करें। इस मौसम में बेल वाली फसलों में न्यूनतम नमी बनाए रखें, अन्यथा मृदा में कम नमी होने से पुष्पन एवं परागण पर असर हो सकता है, जिससे फसल उत्पादन में कमी हो सकती है। किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में मौसम संबंधी कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।